गाइज इस वीडियो में हम लोग 78 कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता क्वार्टरली रिजल्ट्स कहाँ चेक करते हैं, आप स्क्रीनर पे जाएं और स्क्रीनर पे आपको यहाँ पे फीड मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख जाएंगे और जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनीज के रिजल्ट्स जो कि 100 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप वाले हैं। तो सबसे पहले मार्को लाइन्स पैवम, इसका सेल्स का डेटा नहीं है तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। अगली कंपनी है स्वान एनर्जी, रिजल्ट्स देख सकते हैं ज़बरदस्त दिख रहे हैं, पूरे ट्रिपल डिजिट्स में रिजल्ट्स हैं। सेल्स 199% इंक्रीज हुई है और नेट प्रॉफिट 114%, ये ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। सेल्स में पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें या पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 3 गुना के आसपास। और नेट प्रॉफिट भी अगर चेक करेंगे तो -41 से 15.7 दिखा रहा है दिसंबर का, और यहाँ से 56.7 करोड़, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसमें। जिन लोगों को नहीं पता स्वान एनर्जी क्या करती है, तो स्वान एनर्जी रियल एस्टेट में है, ठीक है, रियल एस्टेट में है, टेक्सटाइल में है और 2008 से ये ग्रीन एनर्जी में भी इन्वॉल्व है। तो डाइवर्सिफाइड इसका इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग सेक्टर में। तो अभी अगर इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे एनुअल चार्ट का, तो यहाँ पे आपको दिसंबर तक का ही डेटा दिख रहा है। तो हमने देख लिया अभी इसका रिजल्ट आया है, अभी इसमें 54 अगर आप ऐड कर देंगे जो इसका फाइनल रिजल्ट आया है, तो भी ये माइनस में ही रहेगा, मीन्स नेगेटिव में ही इसका एनुअल रिजल्ट दिखाई देगा। और ये सब देखने पे हमको क्या लग रहा है कि ये थोड़ी डेंजरस कंपनी है, ठीक है। तो थोड़े प्रॉफिट्स इसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर 3-4 साल अगर ये दिखा देती है तो हमारा इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो एक लॉन्ग रन में आपको ये ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा लेकिन ये दिखेगा ऊपर जाता हुआ ही। तो जो भी इसको बेस पे ले पाएंगे वो लॉन्ग रन में इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये ऊपर जाता हुआ फिर से दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अब ये शायद नीचे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट बहुत अच्छे आए हैं तो कुछ दिन तो ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, फिर वापस डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम, या फिर कंटिन्यू ऊपर जाता है, ये कोई बता नहीं सकता। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, देखिए 64.09 है। FII ने इसमें अपनी होल्डिंग डबल कर ली है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये डबल कर ली है, यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। और DII के पास जितनी होल्डिंग थी उससे थोड़ा सा ही इन्होंने कम किया है बहुत पहले ही, और उसके बाद से कंसिस्टेंसी में ये लोग होल्ड कर रहे हैं। इवन पब्लिक भी इसे होल्ड कर रही है और यहाँ पे से यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखी थी। सितंबर 2022 से लोगों ने सेल करना शुरू किया था, रिटेलर्स ने। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये सितंबर का कैंडल है और उसके बाद देखिए ये कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सितंबर के बाद पब्लिक ने तो बेच दिया, लेकिन खरीद किसने लिया वो देखिए, FII ने। और FII खरीदती है तो म्यूचुअल फंड से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खरीदती है। इसीलिए इनके सेल करने के बावजूद इसका कैंडल स्टिक चार्ट ऊपर गया है। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही हैं। आप इसका ROE ROC देख सकते हैं, बहुत बेकार दिख रहा है। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स तो आपको 6.4% दिख रहा है, लेकिन अब वहीं पे आप अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे ना तो 64% तो दिख रही है कंसिस्टेंसी में, लेकिन प्लेस्ड भी देखिए, इन्होंने जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है 21.5%, बहुत ज़्यादा होता है ये। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, अभी डिविडेंड भी इस कंपनी ने अनाउंस किया है, कई बार ये देती है। अभी कल के दिन इन्होंने 10 पैसों का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर पे, जो कि अच्छी बात है। बहुत कम डिविडेंड है, इसका मतलब कंपनी अपने ग्रोथ पे ध्यान शायद दे रही होगी। तो कुछ चीज़ें वही है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 से थोड़ा सा नीचे ही है। बीच बीच में कभी कभी ये बाई चांस ऊपर चला जाता है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी में निफ्टी से ऊपर जाने वाली कंपनी चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूं और आपको भी इग्नोर करने का ही सजेशन दूंगा। अगली कंपनी है बाय मेटल्स बियरिंग, बहुत छोटी कंपनी है, देख सकते हैं मार्केट कैप 168 करोड़ का है। रिजल्ट में सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव में है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं है। अभी देखिए इसको हम लोग इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये रेड वाली लाइन उसी की है और निफ्टी से कंपेयर करने पर ये बहुत ज़्यादा ही नीचे चल रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है, मैं इसके साफ इग्नोर कर रहा हूँ। ये मार्केट कैप इग्नोर करेंगे, 100 करोड़ से कम है। अभी इसे इग्नोर कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगेगा कि रिजल्ट्स देखो
देखो कितने अच्छे हैं। तो रिजल्ट्स पे मैं नहीं जाता, इसे भी मैं अगर निफ्टी से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। मैकफोर्स का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, निक्स टेक्नोलॉजी का सेल्स नहीं दिख रहा, लैग्नम को इग्नोर करेंगे। पदमजी पेपर्स 416 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 3% सेल्स में इंक्रीज है और ईपीएस बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ठीक है। निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो 198% का अभी दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं साइक्लिकल टाइप का है ये, बीच में कभी गिर जाता है फिर उठ जाता है, फिर गिर के दोबारा उठ जाता है, तो अब शायद फिर गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें एक कंसिस्टेंसी दिखती है। यहाँ पे फॉल था लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है और इस बार का जो एनुअल रिजल्ट है वो तो काफ़ी अच्छा आया है कंपेयर टू पिछले साल। तो इसके लेवल्स चेक कर लेते हैं। देखिए एक नज़र में देखने पे ये डबल बॉटम तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, इसका बेस जो बना है दोनों ये थोड़ा ऊपर बना है। तो वापस अगर ये इसी लाइन के सीध में अगर इधर कहीं आता है तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप बुलिश हो गए हो रिजल्ट्स वगैरह देख के तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। मैं इससे बाहर ही रहूँगा, क्योंकि निफ्टी से हमने जब इसे कंपेयर किया तो ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर चल रहा है। तो अभी के टाइम पे ये ऊपर चल रहा है और ऊपर में मैं बाइंग नहीं करता। एटलीस्ट आप इसका आरएसआई जब चेक करोगे तो अभी 56.83 का चल रहा है। रिजल्ट्स भले अच्छे आए हैं तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए, लेकिन जब तक ये नीचे नहीं आता, खास तौर पे 40 के नीचे आरएसआई नहीं आता, तब तक मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। और उतनी तोड़ू कंपनी भी नहीं लग रही है, इंडस्ट्री भी पेपर की है, तो बहुत ज़्यादा मैं बुलिश इस इंडस्ट्री के लिए हूँ ही नहीं, है ना। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एंट्री करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है डॉनियर इंडस्ट्रीज़, 502 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स में तो इंक्रीज़ है लेकिन नेट प्रॉफिट इसका गिर गया है। देखिए ये रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये डोनियर इंडस्ट्रीज़ की है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर एक बार चला गया था 2006-07 के आसपास, है ना, और उसके बाद से गिरा है। तो कितने साल तक लोगों का पैसा डुबाया होगा, फिर वापस ऊपर गया और वापस कितने साल गिरा हुआ रहा, और अभी ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की रिस्की टेंशन वाली कंपनीज में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और ऊपर से ये लॉस में भी आया है अभी इसका नेट प्रॉफिट, तो आई एम टोटली आउट। पृथ्वी एक्सचेंज 53 करोड़ इग्नोर करेंगे। कॉनकॉर्ड कंट्रोल 163 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स नेट प्रॉफिट गायब है तो इसे इग्नोर करेंगे। स्टील सिटी मार्केट कैप कम है, सेल्स एंड रिजल्ट्स कम है। अगली कंपनी है MCX, बहुत सारे लोगों के पास ये होगा मुझे मालूम है। मार्केट कैप देख सकते हैं 6,892 करोड़ का है, 6892 करोड़ का, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। MCX करती क्या है? MCX एक तरह से CDSL की कॉम्पिटिटर है, लेकिन कॉम्पिटिशन किसी तरह से ये नहीं देती इसको, है ना। MCX पहली एक्सचेंज है सिंपल टर्म में अगर आपको बताया जाए तो। अभी इसके रिजल्ट भी ख़राब है तो डिस्कशन करके उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास ये है उनको एग्जिट करने के लिए मैं सजेशन दूंगा। क्यों? रीज़न आप देख सकते हैं MCX क्या रिटर्न देता है। ये मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं हमेशा से, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से, निफ्टी से कितना ये बेकार रिजल्ट देता है, ठीक है। निफ्टी ने कितना दिया है 242% का और इसका 4% का, तो 4% का क्या करना है आपको, बैंक में रख लो, है ना। तो इसीलिए ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नहीं है। अगली कंपनी 100 करोड़ की नहीं है। उसके बाद आता है फाइनोटेक्स केमिकल जो कि 2823 करोड़ का है। रिजल्ट देख सकते हैं अच्छा दिख रहा है, नेट प्रॉफिट सेल्स सब अच्छा दिख रहा है। क्वार्टरली देखने से ये तो थोड़ा साइक्लिकल टाइप का लग रहा है, फॉल है फिर उसके बाद इंक्रीज है, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज रेगुलर दिख रही है। चेक करते हैं इसे। तो जैसा कि उम्मीद थी, केमिकल कंपनी है और मार्केट कैप अच्छा है, तो ऑब्वियसली रिटर्न देखिए बहुत अच्छे दे रही है ये कंपनी। पहले थोड़ा डामाडोल था लेकिन कोविड के बाद में इसमें जंप आया है, ठीक है। तो होपफुली ये कचड़ा कंपनी ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कचड़ा कंपनीज कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा भागी थी, ठीक है, और वो फिर उसके बाद कभी ना कभी फॉल करी। अभी ये भी फॉल बहुत ऊपर से किया है इसने, 1500% से नीचे आके 900% पे आ गया है, तो फॉल तो अच्छा खासा इसमें भी आया है। लेकिन निफ्टी से कंपेयर करें तो फिलहाल इसका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। अभी इसके एनुअल नेट प्रॉफिट्स अगर चेक करें तो पहले भी इसमें कंसिस्टेंसी थी, लेकिन 2017 के बाद से फॉल आना शुरू हुआ। 20 में तो इसकी लंका लग गई, उसके बाद जब इसमें रिकवर हुआ तो बहुत अच्छा रिकवरी इसमें दिख रहा है।
ये कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। कौन से सेक्टर के लिए? टेक्सटाइल के लिए, गारमेंट्स के लिए, लेदर, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, एडेसिव पेपर्स के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, एग्रोकेमिकल, पेंट वगैरह वगैरह। मुंबई में इसका प्लांट है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बल्गेरिया, पाकिस्तान, कोलंबिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर ही खाली एक बड़ा दिख रहा है, कोलंबिया मुझे पता नहीं कितना बड़ा है, बाकी तो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये एक्सपोर्ट करता है। तो कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं दिख रहा मुझे तो, लेकिन फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। इसका इंडस्ट्री पी देखिए 26.5 है और स्टॉक का पी 32 है, मतलब मार्केट इसको वैल्यू दे रहा है। ROC ROE दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन 5 ईयर्स भी उतना ही है, तो ये कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ROC भी देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल का 33.2% दिख रहा है। और डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव दिख रहा है। इवन प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 65% है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास जितना होल्डिंग था उन्होंने यहाँ पे कोविड के दिसंबर में ही कम कर लिया था, जो कि म्यूचुअल फंड ने ले लिया था। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव नहीं, आई मीन न्यूट्रल ही होता है, इससे कुछ होता नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड कुछ पार्ट ले लेते हैं प्रोमोटर्स का, तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। FII ने सितंबर 2021 में एंट्री की थी इसमें, जब पूरा मार्केट गिरना शुरू हुआ था तब इसमें एंट्री शुरू हुई थी। और उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने स्टेक कम कर लिया, फिर और कम कर लिया, फिर और कम कर लिया, और फिर वापस बढ़ा के अभी थोड़ा सा स्टेक कम कर लिया है। चलिए गाइस, इसका कैंडल स्टिक चार्ट देख लेते हैं। जो लोग इसे सर्च कर रहे हैं वो सिंपली FCL सर्च करें, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे आप RSI में देख सकते हैं अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। बॉलिंजर में देखेंगे तो काफ़ी गैप है, ऊपर भी और नीचे भी, तो अभी ये बीच में कहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज है अपना 10 डेज़ का, उसके आसपास ही चल रहा है। जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, अगर 220 के नीचे ये किसी भी रीज़न से आता है तो आप उसमें एक फर्स्ट SIP करने का सोच सकते हैं। और अगर बहुत ही अच्छे प्राइस पे लेना है तब तो आपको मालूम है, जैसे ये फॉल आया था, अगर इसी तरह का कुछ फॉल आ जाता है तो नीचे वाले बॉलिंजर के टच होते ही आप इसको बाय करने के बारे में प्लान कर सकते हैं, लगभग 100 रुपये के आसपास। ठीक है, 2 लेवल्स में दे रहा हूँ, मैं ये बोल नहीं रहा कि ये 100 रुपये पे जाएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ इनकेस गिरा तो कहाँ पे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको अलर्ट लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, मैं ये बता रहा हूँ। आप ये मत कंसिडर करने लगना, बहुत सारे नए जो व्यूअर्स आते हैं उनको पता नहीं है। मैं लेवल्स हमेशा देता हूँ, लेकिन लेवल्स पे जाएगा या नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, कोई नहीं बता सकता, ये मार्केट में कोई भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगली कंपनी है सम्राट फोर्जिंग, 100 करोड़ से कम है। भारत पेरेंटर्स 189 करोड़, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे। अब ये एक बड़ी मार्केट कैप की कंपनी दिख रही है, 78,000 करोड़ की, भारत इलेक्ट्रॉन। इस नाम से समझ में आएगा नहीं, जिससे समझ में आएगा वो बताता हूँ। इसे बोलते हैं BEL। कई बार आपने नाम सुना होगा, BEL भारत इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये अभी ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, ओवरबॉट जोन में है तो इसमें इन्वेस्टमेंट मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। इसमें जब तक एक फॉल नहीं आता मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, तो आपको भी सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, अगली छोटी कंपनी है 188 करोड़ मार्केट कैप की, रुद्रा ग्लोबल। रिजल्ट्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखेंगे तो ये बीच में एक बार खाली बढ़ा था, उसके बाद जो गिरा है तो तब से इसमें बहुत बुरी हालत है। इंफ्रा की कंपनी है, रिस्क रहता ही है, साइक्लिकल स्टॉक होता है, जब भी ऊपर जाने वाला दिखे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो कुछ टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग इसमें की जा सकती है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। TGB बैंक्वेट 35 करोड़ की है, इसे इग्नोर करेंगे, इसे भी इग्नोर करेंगे। मैनोर एस्टेट्स को, इसे भी इग्नोर करेंगे। अगली कंपनी है 231 करोड़ की मार्केट कैप की, ऑल ई टेक। सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके बारे में दिखेगा, ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, डायनेमिक 365 पावर प्लेटफॉर्म, AI वगैरह ये यूज़ करती है। यहाँ देख सकते हैं क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। तो जो IT वाले होंगे उनको समझ में आएगा, ये सब बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, तो जो भी ट्रेंड में चल रहा है सॉफ्टवेयर में वही काम ये करती है। ROC देखेंगे तो 21% है, ROE 16% है। 3 साल का भी देखेंगे ROC तो आपको 26.7% दिखेगा, मतलब इस सेक्शन में तो ये अच्छी दिख रही
रही है। इवन इसका पीई देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई से कम है, मतलब अभी अंडर वैल्यूड चल रही है। फेस वैल्यू 10 है तो ये 114 रुपये शायद स्प्लिट हो सकता है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चाहे आप पीई रेशियो देखें, चाहे आप इसका प्राइस देखें, दोनों ही अभी कुछ अच्छे से बता नहीं रहे। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है अभी तक जितना भी डेटा है। CAGR का कोई डेटा अभी तक नहीं है। बैलेंस शीट में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रिजर्व्स इसके अभी रिसेंटली बढ़े हैं, पहले से देखा जाए तो थोड़ा बढ़ रहा था, फिर कम हुआ था, फिर अभी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई पे है। बोरोविंग्स देखेंगे तो 0 है, तो इसके ऊपर डेट तो बिल्कुल नहीं है। फिक्स्ड एसेट भी चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट सेम चल रहा था, फिर आधा हो गया, और अभी पिछले सारे फिक्स्ड एसेट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो चुका है। तो ये सब अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII और DIA का डेटा नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते। कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो अभी के टाइम पे ये ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है, ओवर बॉट जोन में, ठीक है। तो इसे अभी तो बाई नहीं करना है, आप इसे ट्रैकर में रख सकते हो। जब भी कभी ये 100 रुपये के नीचे जाता है तो इसके बाद दोबारा ट्रैकिंग कर सकते हो। अगर मैं मिस कर देता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो में लिख के मुझे रिमाइंड कर सकते हो, और मैं आपको इसके इन्वेस्टमेंट लेवल्स बता दूंगा। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इन फ्यूचर अगर ये कभी ऊपर जाके नीचे गिरता है तो हम लोग वहाँ पे इसको ख़रीदने के बारे में सोचेंगे, इसके उस टाइम के प्रॉफिट वगैरह के लेवल्स देख के, ठीक है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, सॉफ्टवेयर की कंपनी, IT की कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि इस लेवल पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में। तो लॉन्ग रन के लिए इस तरह की कंपनी में रिस्क लिया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केमक्रक्स बहुत ही फेमस कंपनी, 512 करोड़ की, रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आए हैं। मैक्सिमम लेवल का चार्ट आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही थी, और यहाँ से इसमें जो फॉल आना शुरू हुआ है तब से इसमें प्रेशर दिख रहा है। तो ये कहाँ तक गिरेगा इसका कुछ पता नहीं। एक लेवल आपको ये तो दिख रहा है 280 या 90 के आसपास का, है ना, 280-90 के आसपास का इसका एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पर आते आते अगर इसके रिजल्ट्स आते हैं अगले क्वार्टर के तो वो बहुत अच्छे आने चाहिए, तभी ये ऊपर जा पाएगा। अदरवाइज़ ये गिरेगा बहुत बुरा, क्योंकि लो मार्केट कैप है और लोगों ने बहुत इसमें प्रॉफिट बनाया है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग बहुत हाई लेवल में चलनी शुरू हो जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि सेलिंग के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे इसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। पी रेशियो आप देख सकते हैं, मीडियन यहाँ पर है, लेकिन अभी भी ये बहुत महंगा है, अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, ओवर प्राइस्ड है। क्यों ओवर प्राइस्ड है? क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ख़राब आए हैं। जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, तभी ये पीई के जो वैल्यूएशंस होते हैं, चार्ट के कंसोलिडेशन की वजह से पीई नीचे दिखता है, नीचे आता है बेसिकली। तो जब नीचे आता है तो हमें ये मीडियन के आसपास में कभी आने पे या इसके नीचे जाने पे बाई करना चाहिए। लेकिन ये अभी भी इतना गिरने के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इवन यहाँ देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 26 की है, स्टॉक का पी कितना चल रहा है 35.7 का, ठीक है। ROC वगैरह बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी आप 3 साल का भी देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, 5 साल का देखेंगे तो ज़बरदस्त दिखेगा। 106% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। ROE देखिए 23%, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, फेस वैल्यू 10 है, ये स्प्लिट हो सकता है तब ये शायद जंप कर जाए ऊपर, है ना। इन्वेस्टर्स में आप दे सकते हो FII और DII इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर FII या DII इसमें एंटर करती है तो भी वो इन्हें कैंडल को घुमा सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन फ़िलहाल प्रमोटर के अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिख रही, उन्होंने कुछ भी अपना स्टेक कम नहीं किया है। इवन पब्लिक भी इसे होल्ड कर ही रही है, सेम ही होल्ड कर रही है। तो प्रमोटर्स और पब्लिक में कोई कमी नहीं है, सेम चल रहा है सब कुछ। देखते हैं FII या DII जैसे ही इसमें कोई एंटर हुआ ना तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा। प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं। ये लास्ट जो आपको कम दिख रहे हैं ना थोड़े से, ये जो फॉल आया है उसकी वजह से दिख रहा है, बाकी सब इसमें बहुत अच्छा दिखता है। बहुत सारे लोग इसे एक टाइम पे लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, फोमो मत करो, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत बार एंटर किया, यहाँ पे भी लोगों ने एंटर किया। मैंने मना किया था ओवरबॉट जोन में है मत लेना, ठीक है। तो अब जो भी फंस गए हैं, अब उनका क्या होगा पता नहीं। लेकिन कंपनी अभी भी बहुत ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स बहुत बेकार दिख रहे हैं लेकिन कंपनी अभी भी ख़राब नहीं है। देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो है वो निफ्टी है और ये रेड वाला केमक्रक्स है। कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, देखिए ये 100% भी नहीं है और ये 2700%, 2700% का ग्रोथ। बहुत ही अच्छी कंपनी है। देखिए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर ये 320 के नीचे जाता है तब जाके हम लोग इसमें यहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने इसको बेस बनाया था, यहाँ इसको बेस बनाया था, वैसे ही इस लेवल को जब ये बेस बनाएगा तो यहाँ पे कहीं पे मैं आपको इसके लेवल्स बता दूंगा।
अगली कंपनी है 556 मार्केट कैप की जुआरी एग्रोकेमिकल। यहाँ पे रिजल्ट्स में कुछ कन्फ्यूजन है, पता नहीं, यहाँ -427 दिखा रहा है लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ टाइम बचाने के लिए कि इसके जो प्रॉफिट्स के पहाड़ हैं वो इस तरह है। बहुत जगह ये लॉस में रहती है, फिर अभी बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है, फिर कभी लॉस में चली जाएगी, कोई कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है। लास्ट 3 साल से इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन आप जब इसका चार्ट देखेंगे प्रॉफिट का, बहुत ही बेकार है। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है केम बॉन्ड केमिकल्स। 419 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये कंपनी जो केमिकल्स बनाती है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ही यूज़ होता है ये। निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा डिफरेंस है, 8,225% का है, जहाँ की निफ्टी का 1,943% का ग्रोथ है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें तो वैसे ही डबल बॉटम यहाँ भी दिखा था और वैसे ही डबल बॉटम यहाँ पे भी दिखा था। तो जब ये डबल बॉटम बनाता है वहाँ से ऊपर जाता है, ऐसा हिस्ट्री में दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और हमें देखनी चाहिए कि ये जो इसने बेस बनाया था वो पिछले बेस से नीचे था, ठीक है। तो ये भी चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर जाके फिर इसके नीचे में कोई बेस बना दे। इसलिए हम लोग वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे इसका एनुअल नेट प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगली कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स। 1957 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, कंपनी अच्छी है गाइज। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, मेनली जापानीज क्लाइंट को, ठीक है। किस तरह के प्रोडक्ट्स? ऑटोमेशन एंड एंसिलरीज। आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार एंसिलरीज सुना होगा, तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर मोस्टली जितने भी कंपनीज इसमें काम करती है उनके शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक अच्छी स्टॉक है। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप लो पीई कंपनीज को प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए है। इंडस्ट्री पीई देख सकते हैं 24 का है, तो उससे बहुत कम है ये। ROC 25.7% है, लास्ट 3 साल का भी देखेंगे तो 23% है, तो एवरेज से बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% है, लास्ट 5 साल का रिटर्न ओवर 5 ईयर्स देखेंगे तो आपको 5% ही दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो चार्ट है वो इस तरह जाके फिर इस तरह जाके फिर इस तरह पे अभी यहाँ पे रुका हुआ है, तो लास्ट 5 साल का आप देखेंगे तो आपको यहाँ कहीं से ही कंपैरिजन मिलेगा, इसीलिए आपको ये सिर्फ 5% दिख रहा है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तब ये यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 67.9%। इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है कंपनी, 7.31% का डिविडेंड देती है। प्रोमोटर्स देख सकते हैं, प्रोमोटर्स जितना अपना होल्डिंग था उनका वो मेंटेन कर रहे हैं, और FII इसमें थोड़े से ज़्यादा बुलिश हैं, उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, DII ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है, दोनों ने बढ़ाई है, तो इस तरह से भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। अभी देखिए गाइज, एक लर्निंग आप इस वाले स्टॉक से ले लीजिए। अगर आप इसे निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी के चार्ट में, तो ये आपको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। लेकिन जब हम लोग BSE में चेक करते हैं तो BSE में हमें बहुत पुराना डेटा भी मिल जाता है। देख सकते हैं आप 2003 के आसपास का ये डेटा हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 2003 में देखिए कैसे बढ़ा था, फिर जब गिरा तो बहुत बुरा गिरा, फिर उसको उठा फिर मतलब ये ऊपर नीचे चलने वाली कंपनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है ये अभी के टाइम पे। हो सकता है कि ये इंडस्ट्री मतलब जितने भी शेयर इस इंडस्ट्री में है वो सारे ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ये भी उसमें ऊपर चली जाए और इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन रिस्क है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी के टाइम पे तो ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइसेबल नहीं होगा। नीचे गिरने का वेट करना चाहिए और इसको आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। इसी लाइन पे अगर ये नेक्स्ट टाइम कभी गिरता है तो आप इसे ट्रैक करना शुरू करिए, इन्वेस्ट नहीं, ट्रैक करना शुरू कीजिए कि उस टाइम में इसका डेटा कैसा है, मार्केट में न्यूज़ कैसी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग किस तरह की है, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी है अतुल ऑटो, 903 करोड़ की कंपनी है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके जो प्रॉफिट चार्ट है वो और टेक्निकल चार्ट, ये दोनों ही बहुत ही बेकार है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेम गोज़ फॉर JMJ फिनटेक, 22.3 करोड़ की कंपनी है। डिस्कशन वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें फंसना मत, बहुत ही बेकार कंपनी है, ठीक है। अभी प्रॉफिट्स इसके अच्छे आए हैं, फिर कभी गिर जाएंगे।
टेक्निकली भी बहुत बेकार है, फंडामेंटली तो बहुत ही बेकार है। इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं शैले इंजीनियरिंग की। 1158 करोड़ की मार्केट कैप है। सेल्स में गिरावट है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। टेक्निकली अभी इसमें थोड़ा टाइम है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज अभी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो इस तरह से गिरता हुआ है और इसके प्रॉफिट्स में इंक्रीज नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी प्राइम प्रॉपर्टीज, इग्नोर करेंगे, मार्केट कैप कम है। उसके आगे है 37 करोड़ की गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसे भी इग्नोर करेंगे। इग्नोर। अगली कंपनी है दौड़ला डेयरीज। ये स्टॉक बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी गिर गया है। सेल्स बढ़ा है फिर भी नेट प्रॉफिट गिर गया है और कंसिस्टेंटली गिर रहा है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। 2021 में आई थी ये कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में। रिजल्ट्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अभी नई कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दे नहीं सकती, डेयरी की कंपनी है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनता था। इवन आप क्वार्टरली चार्ट चेक करोगे तो इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से खराब है। ठीक है, तो इसमें अभी वेट करना चाहिए। अगर ये इसी महीने 450 के आसपास इसके रिजल्ट्स की वजह से गिरता हुआ दिखा तो 450 के नीचे में आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, यहाँ कहीं इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में शुरू कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं इसके नीचे ये जितना गिरे, अगर आपको इस लेवल पे मिल जाए या इस लेवल पे मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, तो आप इसमें पहली SIP कर सकते हैं। शेयर ख़राब नहीं है, फ्यूचर स्कोप है इसका, मार्केट में ये कंपनी दिखती है इसके प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है। अगली कंपनी है अद्वैत इन्फोटेक। डेटा पूरा नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे। वंडर इलेक्ट्रिक, सेल्स 0% दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट ऊपर दिखा रहा है। 305 करोड़ की छोटी सी कंपनी है वंडर इलेक्ट्रिक। अभी फ़िलहाल के टाइम पे इसके चार्ट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, इवन इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो फॉल हुए हैं। अगली कंपनी है प्रीतिका ऑटो। 152 करोड़ का मार्केट कैप है और प्राइस बहुत ही कम है, 17 रुपये का प्राइस है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं गिर चुका है, सेल्स बढ़ा है। पेनी स्टॉक मान के अगर इसे हम लोग थोड़ा चेक करें तो ROC एवरेज से कम है, ROE उससे भी कम है। ROC 3 साल का हम लोग अगर देखते हैं तो उतना ही है, लगभग सेम है। डेट इसके ऊपर थोड़ा बहुत है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50 से कम है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं -13 है। इन्वेस्टर्स में आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दिख जाएंगे जिन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ तक बहुत बढ़ा के उसके बाद सडनली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें से आउट हो गए हैं और बहुत छोटी होल्डिंग अभी बना के चल रहे हैं। प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ कंसोलिडेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा चल चुका है, ये यहाँ से गिरा भी नहीं है, यहाँ से उठा भी नहीं है। तो कंसोलिडेशन जब भी कोई कंपनी करती है, अगर वो अच्छे रिजल्ट दिखा पाती है तो वहाँ से लंबा जितना कंसोलिडेशन चलता है तो वो ऊपर भी उतना लंबा जाती है। ये नॉर्मली देखा है ज़्यादातर कंपनीज़ में। अब इसमें क्या होता है देखा जाएगा। मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख के। ठीक है, अगर कोई पेनी स्टॉक वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ये कंपनी बहुत ख़राब नहीं दिख रही, मुझे अच्छी दिख रही है। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स FII इसमें से बाहर हो गए हैं तो उनको बहुत कुछ मालूम रहता है, शायद इसलिए वो लोग बाहर हो गए हों। तो अगर ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है, मुझे तो लगता है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो आप इससे दूर रहो। अगली कंपनी है नीलकमल लिमिटेड। 3185 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सारे लोगों को पता होगा नीलकमल क्या करती है, टेबल चेयर फर्नीचर वगैरह बनाती है। अभी के टाइम पे ये ओवर प्राइस जोन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है रिसेंट टाइम में, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पीड में ऊपर गया है, तो उसकी वजह से मैं इसमें कोई भी बाइंग के लेवल्स अभी नहीं बता पाऊंगा। इनकेस अगर 1850 के नीचे किसी भी रीज़न से अगर ये जाता है, जो प्राइस अभी देख रहे हैं 2135 का, अगर 1850 के नीचे अगर ये जाता है तो मैं इससे दोबारा डिस्कस करूंगा। अगर आप में से कुछ इसमें ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़ आगे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी डिविस लैब वगैरह भी डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो नीलकमल पे एंड करते हैं और अगला वीडियो शुरू होगा जैश इंडस्ट्री से। आगे जाके डिविस लैब वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज भी इसमें आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।